सिंह साहब, हम हिंदुस्तान में एक अजीब सा ट्रेंड देख रहे हैं। वारदात चाहे कठुआ की हो, वारदात चाहे गुजरात में एक दलित की हत्या का मामला हो, उसे मारपीट का मामला हो, मामला चाहे अखलाक का हो, मामला चाहे दिल्ली के अंदर जब लोकल असेंबली के चुनाव हो रहे थे तो एक ज़बरदस्त पूरे शहर में अफवाह फैली हुई थी कि साहब चर्चों पे हमले हो रहे हैं और चर्चों पे हमले हो रहे हैं। और उस वक्त जिस वक्त आपको याद होगा कि ओबामा यहाँ आए और उसके बाद एक इंटॉलरेंस का वर्ड कॉइन करके गए। और इस देश में हर चुनाव से पहले सरकार किसकी है किसकी नहीं है, सरकार से लोगों का विरोध हो सकता है, लेकिन पूरे देश में एक र्यूमर क्रिएट करके उस देश को तोड़ने और सत्ता के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की मुझे बू आती है। कठुआ की जो घटना है उसमें बहुत सारे पक्ष आ रहे हैं, लेकिन जो बातें चार्जशीट में कही गई हैं वो किसी भी नॉर्मल आदमी के गले नहीं उतर रही हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब भी ये चुनावी मौसम आता है तो ये बरसात के मौसम जैसा होता है और लोग नई कहानी, नई साजिश लिए आते हैं और वो बरसाती मेढक वो अपना जिस तरह से वो आवाज़ निकालते हैं, तो उसमें जो ये अंग्रेज़ी में जो आवाज़ निकालने वाले थे वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। और आपने सही फरमाया, आपने देखा होगा, याद करें वो दौर, वो इंटॉलरेंस ब्रिगेड याद है ना? इंटॉलरेंस ब्रिगेड है, एक वो भी फिजा थी है, ये अवार्ड वापसी, नॉट इन माय नेम। आपने कहा, वो सही कहा, चर्चेस पे हमला, और ये बड़े कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड तरीके से ये किया जाता है। तो देखिए ये ये एंटी नेशनल पार्टियां जो हैं, आप याद रखें कि इनका लिंक्स जो है ये बाहर की ताकतों से है। साहब आपको याद होगा, अब तो ये एनजीओज बहुत कम हो गए और मैं इस सरकार को बड़े इसके लिए एक दाद देता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, और ये सबको मालूम है कि जब मोदी साहब लड़ रहे थे तो कोई 22 या 23 एनजीओज वाराणसी में गए थे। इनकी पूरी दुकानें चल रही थी, सारा फॉरेन फंडिंग था इनका। तो ये सिलसिला जो है ये बहुत दिन से ये चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ तक कठुआ की बात है, तो साहब ये कौन लोग आवाज़ उठा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? आज 2.5 दशक से वहाँ पे जो लोग, मैं फॉरेन जिहादीज की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरेन मिलिटेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वहाँ के हमारी माताओं, बहनों और भाइयों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल रूप से रेक किया है, जिन जिहादियों ने, उन लोगों के बचाव में जिन लोगों ने कोई काम ना किया हो, कभी एक आवाज़ नहीं उठाई हो। मैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी तक रह गए उनकी बात कर रहा हूँ, मैं हुर्रियत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इन फॉरेन जिहादियों के लिए ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चला रहे थे, अभी तक चला रहे। उनका हवस, उन जिहादियों का हवस, ये मैं फॉरेन जिहादीज, पाक स्पॉन्सर्ड जिहादीज का उनके हवस का पूरा वैली शिकार हो चुका है। एक किसी ने आवाज नहीं उठाई। नहीं, उसमें तो ये भी माना जाता है कि बाकायदा उन फॉरेन मशीनरीज को फैसिलिटेट किया गया। बिल्कुल सर, मतलब उनको बिल्कुल सर। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिसने भी वहाँ जो भी ऑपरेट किया है, हमारे जैसे लोग, मैं इन्फेंट्री में था, मैं कश्मीर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप कहानियाँ सुनेंगे तो आप इतनी दर्दनाक कहानियाँ हैं। एक भाई की पीड़ा, एक बाप की पीड़ा, जब उसकी बेटी को जिहाद का शिकार बनाया जाता है और यहाँ के हुक्मरान, एक घाटी के हुक्मरान ये कहते हैं कि ये जिहाद के लिए
आपको ये कुर्बानी देनी होगी। तब तब ये मीडिया वाले और ये जो कश्मीर के जो आज जो शुभचिंतक लोग हैं वो कहाँ थे। और जहां तक आप कठुआ की बात कर रहे हैं साहब, मैं देखो एक एनालिस्ट हूं, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है और तभी हम दोनों ये बातचीत कर रहे हैं। मैंने उस एरिया में ऑपरेट किया है, ये तमाम ये हीरानगर सांभा ये वाला जो एरिया है। पहली बात कि वहाँ के लोग, उस इलाके के लोग बहुत पैट्रियोटिक हैं, बहुत नेशनलिस्ट हैं। अगर किसी ने ये पूरे पाकिस्तान के जो ये शेलिंग और फायरिंग का जिन्होंने मतलब कष्ट उठाया है, जो कि बॉर्डर सेंसिटिव एरिया बोलते हैं आप, वो ये लोग हैं। कश्मीर घाटी में कोई नेता, कोई वहाँ का ये जो मिलिटेंट, ये जो आपके जो मिलिटेंट्स के फैसिलिटेटर्स हैं, ये जितने आपको टेलीविज़न पे देखते हैं, उनमें से एक ने भी पाकिस्तान की गोली चलते हुए नहीं सुनी है। लेकिन ये पूरी दुनिया को ये झूठे फरेबी आपको बोलेंगे कश्मीर वैली इज अ बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट एरिया। अरे ये झेलने वाले तो ये हैं लोग जिनको आप आज रेप का एक्यूज लगा रहे हो, जो सबसे पैट्रियोटिक लोग हैं। और इतने सीधे साधे लोग, इतने सीधे, और इनकी जो संस्कृति है, मैंने वो भी बहुत क्लोज से देखा है। ये इनकी संस्कृति में ऐसा कोई तत्व ही नहीं। तो आप साहब कह रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, वो अपने गांव की जो देवी स्थान है, हम लोग सब गांव में के रहने वाले हैं, हम लोग सबके यहाँ देवी स्थान कुल देवी होती है, और वो 3 गांव की वहाँ पे ये वो कुल देवी है। वहाँ पर न कोई पट है, न कोई खिड़की, मैंने देखा वो खिड़की भी है जिसमें कि वो कोई शीशा नहीं है, कोई ये नहीं। एक रूम है वो कुछ जो वो पूजने के लिए जो वो देवी जहाँ पत्थर का जो ये है वो बना हुआ है, जो हर देवी स्थान में होता है। आप कह रहे हो कि एक हमारी प्यारी सी बच्ची को वहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम का जुवेनाइल बेटा, वो वहाँ पे उसको जाके कैद करके रखता है। और वहाँ रोज़ सुबह शाम लोग जाते हैं, वहाँ जो भी दिया जलाया जाता है, प्रार्थना होती है, जो कुछ है वो हर जगह होता है। और साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस बात पर, और पूरा हिंदुस्तान इस बात पे यकीन नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान में चाहे जितने भी दरिंदे हों, लेकिन इतना दरिंदा बाप हिंदुस्तान में अभी तक नहीं पैदा हुआ है जो कि अपने एक नाबालिग बच्चे से एक 8 साल की लड़की को अपने आंखों के सामने रेप करवाए, मतलब और अपने भांजे को बुलाए। अगर ऐसी मानसिकता है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है। बाकी मैं धर्म ग्रंथों की नहीं जानती है, हम तो जानते यही हैं कि वो कंचक में हमारी बच्चियों को क्या, हम तो देवी का रूप उनको देखते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा हुआ है, किसी और धर्म ग्रंथ में होगा, बच्चियों को उम्र के लेके कोई और नैरेटिव होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चाहे कोई धर्म का आदमी हो हिंदुस्तान में, क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है वो एक ही संस्कृति का है, वो माने या ना माने। कोई बाप अपने नाबालिग बेटे से एक 8 साल की लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करवाएगा अपनी आंखों के सामने। तो ये कहना मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। दूसरी बात पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, वहाँ के लोग बहुत पैट्रियोटिक हैं, बहुत भारी मात्रा में वो आर्म फोर्सेस में भी आते हैं वो लोग। उन्होंने वॉर क्या होता है वो देखा है,
लेकिन आपको मैं बात बता दूं कि ये भी सच है कि वो एरिया जो है ये पाक एजेंट्स के साथ मतलब वो भरा हुआ है, और जिसको मैं टेरर हाईवे बोलता हूँ, ये जो पूरा पठानकोट से लेके आपका जो जम्मू का हाईवे, नेशनल हाईवे 1 अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि वहाँ पर कितने हमले हुए हैं। लास्ट हमला सुजवान कैंप में हुआ है, और ये हमले जितने चाहे आर्मर्ड यूनिट हो, एक आर्टिलरी यूनिट हो, घुस के वहाँ पे वो घुस के उन्होंने वो जो फैमिली कैंप्स हैं, और जो एक यूनिट थी मिलिट्री की, वहाँ परिवारों को चुन चुन के मारा है। ऐसी मानसिकता वाले लोग भी उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके साथ माफ़ कीजिएगा कुछ हमारे पुलिस वाले भी शामिल हैं। अगर एक पुलिस ऑफिसर का हाथ नहीं होता तो पठानकोट एयरबेस पे हमला नहीं इतनी आसानी से नहीं होता। उस पुलिस ऑफिसर को मैं शुरू दिन से, मैं क्योंकि मैं उस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूँ, मुझे मालूम है वहाँ का डायनेमिक्स क्या है। लेकिन वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा पे ऐसे तत्व भरे पड़े हैं, तो एक किसी भी इंटेलिजेंसी के लिए ऐसे माहौल में ऐसी वारदात करवा देना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये जितने भी ऑपरेटिव्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो छटे हुए स्मगलर, वो छटे हुए बदमाश, वो लोग जो कि बिल्कुल जिसको आप वो हर सेंस में जो दहशतगर्द हैं, वो उस तरह के लोग होते हैं। सिंह साहब, जो बातें आप कह रहे हैं उस पर कोई दो राय नहीं है कि एक बाप अपने नाबालिग बेटे से अपने सामने 8 साल की बच्ची का रेप करने के लिए कहेगा, ये तमाम सारी बातें सुना दी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप ही जवाब दे सकते हैं, कम से कम भारत के अंदर तो आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि लोग अलग अलग नरेटिव के हिसाब से चीज़ें तय कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ये क्या वजह है। आपने कहा कि जो बकरवाल कम्युनिटी है खासतौर से वो देशभक्त रही है। आप कारगिल के युद्ध के ज़माने भी जो फौज को इन्फॉर्मेशन मिली वो भी उन्हीं के माध्यम से मिली, और जम्मू में एक मिली जुली। फिर इस पूरे खेल को इस तरीके से निट किया जा रहा है कि लग रहा है कि इसमें जो है कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है कि पहले जम्मू पुलिस ने कुछ इंक्वायरी की, फिर उसको बंद कर दिया, फिर कश्मीर वैली की खास किस्म की पुलिस आती है, फिर वो कुछ और बताती है, फिर उसमें एक और जो बड़ी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आप भी शायद उससे एग्री करेंगे, कि फिर वो एक टेलीफोन जाता है मेरठ और मुजफ्फरनगर, और फिर उससे कहा जाता है कि तुम्हें अगर मजा लेना है तो आ जाओ। ऐसे लग रहा है मतलब कहीं होता है, और कठुआ और मेरठ में कहीं जमीन आसमान का फर्क है। लोग जाते मतलब ये इस होल कॉन्स्पिरेसी जिसने गढ़ी है, शायद उसने बड़ी फुअरता से गढ़ी है, या क्या इसमें कुछ और राज है जिसमें हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट लगती है कि आनन फानन के अंदर सारी चीजें हो गई, और फिर उधर हुर्रियत का नैरेटिव भी हो गया, फिर उसमें हुर्रियत। तो इस वक्त जम्मू के लोगों की आवाज दब गई है, वहां जो लोकल लोग हैं उनकी आवाज दब गई है, और जो बाहर की ताकतें उनकी आवाज है, और मीडिया भी इसको सिर्फ एक तरफा दिखा रहा है। ये क्या वजह है? देखिए, इस मीडिया का क्या बोलोगे, इनकी एक मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं है। ये जो दो इतने चिल्लाते हैं ना टेलीविजन पे जोर जोर से, इनका आज कोई जो घाटी का नहीं रहने वाला हो, वो वैली से जाके रिपोर्ट करके दिखा दे मेरे को। ये इतने जो ये करेज और ट्रूथ और कन्विक्शन की बात करते हैं, तो फौज की तरह ये भी जाके कुछ लोग वहाँ ऑपरेट करके दिखा दें, और मैं देखता हूँ ये कितने लोग वहाँ पर। आप एक मीडिया चैनल बता दो जिसका कोई एक नॉन कश्मीरी वहाँ से वैली के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है। अब ये जम्मू की बात है, जम्मू में थोड़े ये लोग चौड़े हो जाते हैं आके। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को मालूम है, आपने मुझसे एक डॉक्यूमेंट मेरे से शेयर किया था। उस डॉक्यूमेंट में ये बात उभर के आई थी कि एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है JNK में। उस कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि कोई भी बकरवाल या कोई ये बकरवाल कम्युनिटी
अगर कोई ज़मीन को कब्ज़ा करता है, ज़मीन को ऑक्यूपाई करता है, और अगर हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ एविक्शन ऑर्डर दे दे तो वो लागू नहीं होगा। वो तब तक उसको कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको कैबिनेट से परमिशन नहीं दिया जाएगा। मनसा बिल्कुल साफ है। दूसरी बात, ये बार बार रोहिंग्या की बात हो रही है। तीसरी बात, ये सही है कि वहाँ का डेमोग्राफिक पैटर्न जो है वो बदला जा रहा है, क्योंकि कहीं देखो, हम लोग भी जब ये डिबेट्स में पार्ट लेते थे तो हम ये कहते कि तुम्हारे साथ है कौन? ये 7.5% एरिया में रहने वाले, ये कुछ चंद ये ठेकेदार, ये हुर्रियत और ये मुफ्ती और अब्दुल्ला। हम कहते थे कि ना तो गुज्जर तुम्हारे साथ है, ना तुम्हारे साथ बकरवाल है। ये बात इनको कहीं बड़ी खटक गई है। इनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं अपने तजुर्बे से और अपने ऑब्जर्वेशन से कि जितनी स्कीम्स हिंदुस्तान की सरकार ने चलाई, फौज ने चलाई, उसका सबसे ज़्यादा लाभ गुज्जर्स और बकरवालों ने उठाया है, क्योंकि वो इमोशनल तौर पे वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये भी कहना होगा कि एक बहुत बड़ी साजिश और कोशिश है कि इनको किस तरह से रेडिकलाइज करके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हम बड़ा करें। एक और चीज़ इनको खटकती है कि ये बार बार जो हम लोग बोलते हैं डिबेट्स में कि ना तो तुम्हारे साथ जम्मू है ना लद्दाख है, तो उसको किस तरीके से ये किया जाए। साहब, आज आप इनकी बात कर रहे हो, मैं कारगिल के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आप देखिए, जब ये घटना घट जाती है और ये पूरा जो नैरेटिव जो मीडिया ने यहाँ पे चलाया, वो नैरेटिव चलने के बाद जो भी हुआ, 2 मंत्री को बोला गया कि आप रिज़ाइन कीजिए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो रेजिग्नेशन के बाद जब राम माधव वहाँ जाते हैं तो आज आप अखबार पढ़ लीजिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। बात तो रेप से शुरू हुई थी, मुद्दा तो रेप का था। उन्होंने कहीं पे उनको एहसास हुआ कि कहीं गलती हो गई, तभी उन्होंने कहा कि हमने रोहिंग्यास की भी बात की है गृह मंत्री से। दूसरा, हमने ये जो बसाने वाली जो बात कर रहा हूं कि इसकी भी बात हमने सरकार के साथ टेकअप की है। तो कहीं पे टैसिटली ही हैज एडमिटेड कि ये मामला केवल इसी का नहीं है, ये मामला किसी और चीज के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कहना कि पूरी लॉयर कम्युनिटी वहां पर रेपिस्ट है और रेपिस्ट से सिंपैथाइजर रखती है, और वहां के लोग जो प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन का, वो जो भी हो, वो कांग्रेस का हो या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यू मीन टू से कि आप किस कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं साहब? आप पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी अभी भी कि जिस दिन यह साबित हो जाएगा कि एक बाप अपने नाबालिग बेटे से एक 8 साल की लड़की का रेप करवाया है, आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे मैं लेने को तैयार हूं। आप पूरी कम्युनिटी, क्योंकि देखो ये जो घाटी में इतना साइकोलॉजिकल ब्रूटलाइजेशन हुआ है कि इनकी आत्मा, ये हुर्रियत और इनकी आत्मा मर चुकी है। कब की मर चुकी है? इनके तो पूर्वज बहुत साल से खेल खेलते आए हैं, तो आत्मा रह कहां गई? कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं जाके, कभी रॉबिन रेफेल से बात कर रहे हैं, कभी शेख अब्दुल्ला चौवेलाई से अल्जीरिया में सीक्रेट बात कर रहे हैं। तो इनकी आत्मा कहां है? आत्मा तो इनकी आईएसआई के दहशतगर्दों के ये, और उनकी बात आप सुन रहे हो। आप ये क्या नैरेटिव चला रहे हैं साहब? लेकिन सिंह साहब, आप कह रहे हैं उनकी आत्मा मर गई है, उनकी आत्मा तो मरी हुई है 70 से, लेकिन भारत की रिट जो है
कश्मीर में अब तक सिर्फ फौज जो होती थी वो भारत की रेट होते थे या कश्मीरी पंडित होते थे कि साहब ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वैली से जिस तरह से पंडित को निकाला, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अब ये कहा जा रहा है कि हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय करने वाले वो लोग हैं जो रेपिस्ट का बचाव कर रहे हैं। तो भारत माता और झंडे का क्या उससे कनेक्शन है? और आप जो बात कह रहे हैं पूरी कम्युनिटी को उससे आप अलाइन कर रहे हैं, क्या रैली में, वैली में इससे पहले रेप नहीं हुए? और कमाल की बात देखिए, आप एंटी रेप लॉ को पढ़ लें, इससे पहले टेलीविजन पे कई बहस में आप रहे होंगे, रेपिस्ट जो विक्टिम है उसका नाम, उसकी तस्वीर कैसे दिखाई जा रही है और क्यों नाम बताया जा रहा है और क्यों शक्ल उसकी दिखाई जा रही है, जबकि बार बार ही कहा जाता है। मुझे याद है वो वाकया मुझे याद है जब ये निर्भया केस हुआ था जी। आज भी ये जितने अंग्रेजी बोलने वाले पैनलिस्ट आते हैं ना डिबेट में, इनसे पूछो कि वो जो मेन रेपिस्ट जो था जुवेनाइल, उसका नाम क्या था? उसे आज भी पूछ लो, इनकी नानी मर जाएगी। चलो नाम ना बता पाए, हालांकि मुझे भी नाम मालूम है। ये बताओ कि ये किस एक्सट्रैक्शन का ये वो लड़का था, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग, यहां तो कम्युनिटी को उछाला जा रहा है ना, वो किस कम्युनिटी से लड़का था? ये जितने अंग्रेजी बोलने वाले जो आ रहे हैं ना, इनसे डिबेट में पूछा जाए आपने सही बोला तो फिर यहां क्यों उछाल रहे हो उसको? उसकी शक्ल दिखा दी है, उसका नाम बता दिया। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन डाला था, लेकिन नोबडी रेज दिस क्वेश्चन सर। क्या इससे पहले रेप होने वालों के नाम बताए थे आपने? उनका धर्म बताया था, जगह बताई थी क्या? ये अपने आप में नहीं ना। और साहब मैं आपको बता दूं, आप कोई भी आप इतिहास में चले जाओ, हमारे यहाँ अब किसी का महाभारत हो, कोई हो, उसके पहले पौराणिक वो हो या उसके बाद की लड़ाइयाँ हो, आप कभी नहीं ये सुनोगे कि किसी भी युद्ध में औरतों पर कब्जा करना कभी जायज माना गया है या ऐसा हुआ हो। आप ये कहीं पर ऐसी मिसाल नहीं है। बाकी धर्मों में हो सकते हैं, नहीं हो सकता नहीं, उसमें तो है कि वो जो लूट की प्रॉपर्टी का हिस्सा है औरत, और फिर उसका जैसे हिस्सा बढ़ता है वैसे औरत का भी हिस्सा बढ़ता है। साहब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको मालूम है 25 लाख 2.5 मिलियन पीपल इंडियंस फॉट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और आप पढ़ लीजिए आप कि इस मामले में ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन पे सबसे बढ़िया स्टर्लिंग रिकॉर्ड हिंदुस्तानियों का होता था, सबसे बढ़िया। उसके बाद घाटी के लोग खुद जानते हैं, 48 में जब कबीली आए तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान की सेना जब गई तो उन्होंने क्या किया। और पहले ये एक बड़ा वो चलता था, इंडियन आर्मी रेप रेप रेप, और एक पर्टिकुलर चैनल, आजकल वो चैनल थोड़ा वो डाउनवर्ड स्पाइरल में है। नहीं तो यहाँ जेएनयू में भी कहा गया कि सब रेप 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 रेप। तब मैंने उनको याद दिलाई, शर्म करो। अरे फॉरेन जिहादीज क्या कर रहे हैं, चेचेंस को बुला के क्या वो करवा रहे हैं उनसे? ये पश्तून जो अफगानिस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, उनको बुला के क्या यहां पे कहर ये करवा रहे हो? साहब मुंह मत खुलवाओ। अगर आपको मैं फिर से कहता हूं, अगर कहानियां बताने लगूं ना, तो मैं यही फिर से मैं कहूंगा कि सबकी आत्मा इतनी ब्रूटलाइज हो गई है कि मर चुकी है वहां पे। इसलिए उनके जहन में वो कोई भी ऐसा भद्दा गंदा अनएक्सपेक्टेड वो कोई इस तरह की कहानी वो बना सकते हैं। आत्मा इतनी बुरी तरह पिछले 2.5 डिकेड्स में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं अपनी बात पे दोबारा वही आता हूँ। सिंह साहब आप एक चीज देखेंगे, घटना जो है वो कठुआ की है, लेकिन पूरे देश में
कर्नाटक में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। कर्नाटक के अंदर भी हर आदमी पोस्टर लेके खड़ा हुआ है, आई एम ए हिंदू, आई फील अशेम। हर आदमी ने ये मान लिया है कि ये विक्टिम, ये जो है यही कल्प्रिट है। और वैसे आप कहते हैं कि जब तक साबित ना हो तब तक कोई आदमी को आप एक्यूज नहीं कर सकते, लेकिन पूरे देश के अंदर उसके बाप का नाम, बेटे का नाम सब जगह चल रहा है, बेटी का नाम चल रहा है, और पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा हो गया है, बॉम्बे से लेके कर्नाटक। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने में जो लोग अक्षम है वो इस लेवल तक जा सकते हैं कि समाज को तोड़ने पे तुल गए हैं क्या? ये मेरा आखिरी सवाल है। नहीं, देखिए, ये जो कर्नाटक में जो लोग घूम रहे हैं, कर्नाटक के लोगों को मैं बता दूं कि वो वहाँ जो पीएफआई की एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह से साउथ इंडिया से सेक्स स्लेव्स बना के आईसिस को भेजा गया, अभी भी अफगानिस्तान में है। उस समय ये वो प्लेकार्ड्स लेके इनको घूमना चाहिए था। साहब, आपको याद होगा कि 2012 में ये निर्भया केस जब हुआ था, अरे यही मैं बाहरी ताकतों की बात कर रहा हूँ, तो एक उदित क्या नाम की महिला थी, ब्रिटिश महिला, जो कि यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। यस 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 यस, वो if I correctly remember the name, उदित साहब, ये 2012 की बात। यूएसए का स्टैटिस्टिक्स है कि 1 out of every 3 women has suffered rape or attempted rape in US। जिस साल ये ब्रिटेन की महिला आई है, उस साल 53,000 रेप्स ऑब्लिक अटेम्प्टेड रेप्स ब्रिटेन में हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या नैरेटिव चलाया जा रहा। आपने बिल्कुल सही बोला। अभी आपने देखा क्या है पुष्पेंद्र जी, ये कहानी नॉर्थ से शुरू हुई है ना, ये नॉर्थ से शुरू होकर यूपी ट्रैवल की है, आज गुजरात वेस्ट में ट्रैवल कर गई है, कल देखना कल ईस्ट में बिहार में ट्रैवल करेगी ये। ठीक है, ये जब तक ये पूरा अपना वो परिक्रमा नहीं कर लेगी तब तक ये नैरेटिव चलता रहेगा। और ये देखो, ये जो मैं वही फिर मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ, यू थिंक इनको सच्चाई ढूंढने से कोई मतलब है? इनको क्या कोई डेटरेंस क्रिएट करने में इनको कोई इंटरेस्ट है? ये एक मुद्दे को क्रिसेंडो तक ले जाते हैं और वहां पे ले जाके छोड़ देते हैं जब इनका एजेंडा खत्म हो जाता है तो। और आपको हंसी आएगी कि मतलब एक चैनल मैं देख रहा था आज, वो बताइए आपकी मतलब क्या गर्ल चाइल्ड को के अब्यूज को दिखा रहे थे। तो क्या कि हमने एक मुहिम चला रखी है, तो एक हमारे आपके जैसे सज्जन, मुझे भी बेटी है एक, हाँ, तो भाई बहन थे और वो सज्जन पुरुष थे, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो कोई वो जैसे बच्चों में लड़ाई होती है कि मैं ऑर्डर करूंगा, हाँ, तो भाई बहन में हो रहा था। वो करीब हम उम्र थे। तो उसमें अब पिताजी क्या करें, वो उनको अच्छा, किसी भी पिता को अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह के इसको झगड़ा नहीं आप कहते हैं, ये तो एक तरह की एक मोहब्बत का, प्यार का एक वो है। तो वो लड़के ने, उसने कहा कि मैं ऑर्डर करूंगा और वो ऑर्डर करना शुरू किया। अब वो लड़की जो है बेचारी बिटिया जो थी, वो दुखी हो गई, उसने मुंह लटका लिया अपना। अब साहब वहां से कोई दूसरे टेबल से कहीं से 3 लड़कियां आई, उनके साथ 2 और लड़के पीछे पीछे आ गए। उस सज्जन पुरुष को वो कहने लगे कि आपने ये गर्ल चाइल्ड को एब्यूज किया। मैं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद वो मीडिया के बहुत बड़े वो अंग्रेजी बहुत बोलते हैं वो, ठीक है। वो दूसरी बात है कि उन्होंने अपनी पूरी कमाई दूरदर्शन को एक्सप्लॉइट करके और एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस, हाँ, उन्होंने खड़ा किया था। वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे तो हम बहुत अभियान चला रहे हैं ऐसा
ये क्या कर रहे हो ये आप क्या अभियान? हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ आप कि ये कोई अभियान है? ये तो आप देश तोड़ो अभियान चला रहे हैं यार। ये आपने लोगों को रेपिस्ट बना दिया। सिंह साहब, आपने सारी बातें कही। एक और बात मुझे बड़ी अजीबोगरीब लग रही है कि जिन लोगों को मुजरिम ठहराया जा रहा है वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी सीबीआई से जांच करा लीजिए। तो सीबीआई से जांच कराने से लोग बच क्यों रहे? सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? देखिए, इस केस में मैं बाकी दूसरे केस के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस केस में मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा केस है, देयर इज़ एन एक्सटर्नल एंगल टू इट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉर्डर का एरिया है। मैंने आपको ये भी कहा कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, जो कि क्रिमिनल्स कम स्मगलर्स होते हैं, वो बहुत एक्टिव है। मैंने आपको यही कहा कि वही एलिमेंट्स जो मेरे असेसमेंट में इस डास्टर्डली मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही एलिमेंट्स ये जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा पे, जिसको मैं टेरर हाईवे कहता हूँ, वो कहीं ना कहीं उसको एनकरेज, उन्होंने, उनका रोल रहा है उसको फैसिलिटेट करने में, ये सारे अटैक्स को। तो चूंकि इसका एक एक्सटर्नल मुद्दा है या एक्सटर्नल एंगल है, मेरे ख्याल से ओनली अ सेंट्रल एजेंसी विल बी फिट टू इन्वेस्टिगेट द केस। देखो, पुलिस का क्या है, पुलिस इज बेसिकली फॉर लॉ एंड ऑर्डर। उनमें कई क्राइम, थेफ्ट, ये आई मीन उनका जो माइंडसेट होता है वो दूसरा होता है। वो दे डोंट लुक एट एक्सटर्नल एंगल। बट ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशन है। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई चीज़ का आप जिसको एक पॉलिटिकल इशू समझते हैं, उसका एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशन क्या होता है। मान लो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो JNK के टेरिटरी से गई, वहाँ पे कुछ तैयारियां हुई होंगी, स्ट्राइक हुआ। अब स्ट्राइक हुआ, बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक था। पूरे पाकिस्तान में एक खलबली सी मच रही थी। उसी समय आपके एक मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट इशू कर दिया कि ये तो हुआ ही नहीं है जी सर्जिकल स्ट्राइक। आप अगले दिनों का अखबार उठा के देख लें। आप अगले दिन का अखबार उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पूरा, इट वाज स्प्लैश्ड अक्रॉस ऑल द रीडिंग। और तो आप तो पाकिस्तान के उससे काफ़ी वाकिफ है। उन्होंने हासिल कर लिया जो हासिल करना था। उसी तरीके से ये इनको जो हासिल करना है, इससे ये भी बहुत प्रोमिनेंटली रिपोर्ट किया गया है पाकिस्तान के अखबारों में। और कहीं पे बार बार ये कोशिश की जा रही है कि ये जितने ये आपके ये महबूबा हो, ये मुफ्तीज़ हों या ये अब्दुल्लाज हों, कि ये बकरवाल कम्युनिटी को किसी तरह की तरीके से रेडिकलाइज किया जाए और इनको जम्मू में वो पैस्टोरल लाइफ से उनको हटा के यहाँ पे किसी तरीके से बसाया जाए। और ये मुझे मालूम है, ये बहुत दिन से ये कवायद चल रही है। एक और चीज़ इसमें लगती है कि देखिए, इंटरनल डायमेंशन तो हम समझ रहे हैं कि आज चुनाव है, 2019 की तैयारी है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून की बात में कोई अमेंडमेंट किया और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको अपोजिशन ने सरकार का ऑर्डर बता दिया और पूरे देश में तोड़फोड़ हुई और मार काट हुई और काफ़ी सारे उसमें गोली चली, लोग मारे गए। लेकिन एक और चीज़ मुझे लगती है, ये जो टाइमिंग है, ये कठुआ की घटना, हम अगर इंटरनल डायमेंशन देखते हैं तो कई चुनाव लगते हैं,
लेकिन हम अगर एक्सटर्नल देखें तो इस वक्त भारत जो है डिफेंस की बड़ी एग्जीबिशन कर रहा है। भारत CWC कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक है, क्योंकि भारत की छवि अगर बाहर विदेशों में ये खबरें छप रही हैं और बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही है, और मैं ये भी आपको यहाँ एक बात और कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट हिंदुस्तान से हिलरी क्लिंटन का चुनाव लड़ाने गए थे वो चुनाव तो उसे नहीं जिता पाए, वो भले ही हिंदुस्तान में मोदी को नहीं हरा पाए, उन्हें जिता नहीं पाए, लेकिन एक काम जरूर हो गया कि हिलरी क्लिंटन ने जाते जाते उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिखने की परमिशन दिलवा दी। वो तमाम सारे लोगों ने इसको जिस तरीके से दुनिया में, तो इससे भारत की छवि, भारत की उभरती हुई छवि, भारत का स्पोर्ट्स में अचीवमेंट, भारत का डिफेंस में अचीवमेंट, भारत के विदेश, क्या ये टाइमिंग भी आपको लगता है कि इसके पीछे है? देखिए, जहाँ तक चुनाव का मुद्दा है, वो हमने इस बात पर विस्तृत रूप से चर्चा की कि ये चुनाव के मौसम में कैसे ये चीज़ें होती हैं। इसका एक्सटर्नल एंगल भी है, और मतलब JNK का जो स्ट्रैटेजिक एंगल है या जियोपॉलिटिकल एंगल है वो भी इसमें है, और ये चुनाव भी हैं। ISI केवल ISI का के जो का पेनिट्रेशन है वो केवल यहाँ तक नहीं सीमित है, JNK तक ही नहीं। ISI का पेनिट्रेशन यूपी, बिहार, साउथ इंडिया आप देख रहे हो, वो चारों तरफ है। कुछ पैन इस्लामिक फोर्सेस के साथ भी उनकी साठगांठ है। नरेंद्र मोदी साहब, मैं था वहाँ पे उस समय मौजूद, 2014 में किस तरह से ब्लास्ट करवाए गए थे ISI के द्वारा वहाँ पे। आज भी वहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली हुई है, जी, बहुत बड़ी रैली हुई है। आपको याद होगा पुष्पेंद्र जी की ये 2008 26/11 के बाद कौन कौन से आपके बेशर्म मुख्यमंत्री, देशद्रोही मुख्यमंत्री, जब खून के छींटे जब तक सूखे भी नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। राइट। जिसका कुछ लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। तो वो गुजरात में एक्टिव है, वो साउथ में एक्टिव है, वो बिहार में एक्टिव है। और मैं तो तथ्य बोल रहा हूं ना, मैंने अभी तक जो आपको बोला, ये बताओ, मैं कोई तथ्य से परे चीज बोल रहा हूं? मैं कोई ये तो कह नहीं सकता कि रेडिकलाइजेशन साहब कुछ कोकराझार में हुआ। कोकराझार में ये रोहिंग्यास का जो मामला हुआ, उसका रिवर्बरेशन कोकराझार में हुआ। कोकराझार से वो पहुंच गए मुंबई के आजाद मैदान में। आप लिंक्स देख रहे हो? जी। वहां पे वो अमर जवान उस पे कोई लात मार रहा था। वहां से वो ट्रैवल किया पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बंगलुरु, और बंगलुरु से लोगों ने, आपके नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वो SMS, उस समय कितने 60,000 या 80,000 SMS उस समय जनरेट हुए थे। उसमें आधे से ज़्यादा SMS पाकिस्तान से थे, और उसमें ये आपके PFI का बहुत बड़ा हाथ था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उस पूरे एक्सोडस। तो ये एक बहुत व्यापक ये है। तो ये देखिए, ये JNK के जो जियोपॉलिटिकल स्वरूप है उसको बदलने का भी एक कारण है कि ये सारी घटनाएं जो आप देख रहे हैं वो हो रही हैं कठुआ को लेके। और दूसरी, ये जो आप जगह जगह भी अंत नहीं हुआ है इसका, अभी आप 2-3 दिन में और देखें, और डिबेट्स देखेंगे, और अंग्रेजी बोलने वाले चिल्लाएंगे। है वही अंग्रेजी बोलने वाले जो कि कई वो ट्रिपल तलाक के वो मतलब खिलाफ थे वो। तो के फेवर में थे। तो ये चलेगा। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए, ये एक ऐसा दौर अभी था, 2 बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हिंदुस्तान में। एक तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, इस गेम्स का सबसे बड़ा अगर कोई
अचीवमेंट रहा है वो है हमारी महिलाओं का, बच्चियों का जो प्रदर्शन रहा है। और मैं आपको पुष्पेंद्र जी ये बता दे रहा हूँ कि मैंने आज तो मैं सुबह उठ के मैंने वो सारी मैचेस देखी बैडमिंटन की। अच्छा। और वो जो बत्रा जो बच्ची है उसका मैं टेबल टेनिस भी मैच देखा मैंने उस दिन जब उसने वर्ल्ड नंबर 4 को हराया। मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान को अब कोई रोक नहीं सकता है। जब मैंने इन महिलाओं का प्रदर्शन देखा, एक नई तरह की ऊर्जा, एक नई तरह का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ जो कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपको कहीं देखने को नहीं मिला है। उस चीज़ को धूमिल करने का काम एक वो हिंदुस्तान है जो ऐसी बच्चियां पैदा कर रहा है, और एक हिंदुस्तान है जहां बाप, आप कहते हो कि एक बाप अपने जुवेनाइल बेटे से जो कि मंदिर का इंचार्ज है उससे रेप करवा रहा है। दूसरी बात, मैं ये देखिए ये जितने एक्टिविस्ट हैं, मैं फिर बोलता हूं कि वो अमेरिका में रेप के बारे में क्यों नहीं कभी बोलते? उसके बारे में कोई हिंदुस्तानी क्यों नहीं जाके डॉक्यूमेंट्री बनाता है? एक कम से कम स्टेटमेंट करके दिखा दे। ये अपने कंट्री को इस तरीके, मैं ये नहीं कहता हूं कि सच्चाई जरूर उभर के आनी चाहिए, और आती है। आप न्यूज़पेपर्स ले लें पिछले हफ्ते का, और यही आइटम्स आप पढ़ लें, रेप विथ माइनर्स, आपको ऐसे ऐसे ग्रूसम स्टोरीज मिलेंगे, ऐसे ऐसे ग्रूसम स्टोरीज। लेकिन इस तरह का जो अभी आपने जो कठुआ में देखा, जो कलर इसको दिया गया, जिस तरह का क्रिसेंडो बिल्ड किया गया, वो और जगह नहीं किया गया। और आपने सही फरमाया। अभी देखिए, मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का 6 साल तक एसोसिएट एडिटर था, और ये जितने डिफेंस एग्जीबिशन है, मैं थोड़ी बहुत मेरी भी उससे ताल्लुकात थी। मैं आपको कह दूं कि इससे बढ़िया डिफेंस एग्जीबिशन हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ है। पूरी दुनिया जितनी लीडिंग पावर्स हैं वो हमारे यहाँ हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, जो हमने कुछ दिनों में जो हासिल किया है, बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। हिंदुस्तान की एक पहचान बनी हुई है। तो ये कठुआ, आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ये पूरा ये डेमोग्राफिक से जुड़ा हुआ है, ये कठुआ वाला मामला है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो राम माधव को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमने तो जी बोल दिया है। ये बताइए, ये आर्टिकल 370 और 35A के होते हुए ये रोहिंग्या को किसने बसा दिया? That's my point always I am raising this. वहाँ ये कैसे आ गए? कैसे वहाँ इनको राशन कार्ड मिल गए? कैसे वहाँ इनको आधार कार्ड मिल गए? अब सुनो, अब अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? जब आप रोहिंग्या की इविक्शन की बात करोगे ना, तो आप देखोगे, और आज आप मेरे से ये बात लिखवा लो, आप, हम लोग फिर शायद मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। ये रोहिंग्या की जब इविक्शन की बात जब थोड़ी बढ़ेगी, तो आप देखना एक और रेप होगा। रेप मतलब ये लोग बनाएंगे एक रेप स्टोरी क्रिएट करेंगे, और इससे भी एक वो मतलब मैं कहता हूँ यार, अगर स्क्रिप्ट भी लिखना है तो कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो ना। लेकिन शायद अभी बॉलीवुड में भी स्क्रिप्ट लिखने वालों की बहुत स्टैंडर्ड पुअर हो गई है, इसीलिए एक्चुअली फिल्में बहुत जल्दी बन रही है ना। बॉलीवुड में जैसे फिल्में बहुत जल्दी बन रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत जल्दी बन रही हैं। तो यही ये सारे स्क्रिप्ट लिखने वाले जो लोग हैं ना, ये कुछ जल्दीबाजी में बस कि भाई एक खुला सा मंदिर ना दरवाजा जिसकी खिड़की चीजें नहीं है वहां पे हिट करने के चक्कर में जो है उसने इतने फ्लॉ छोड़ दिए कि वो हिट नहीं हो पा रही है। ये थोड़ी तत्कालिक तौर पे तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन सिंह साहब आपने
कठुआ के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो देश को नहीं पता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप टेलीविज़न डिबेट्स पर लगातार जाते हैं और कोई देश का ऐसा चैनल नहीं है जो उसमें आप न जाते हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चैनलों की डिबेट में इतनी स्पेस नहीं मिलती है किसी बात को कहने की कि आप पूरी बात समझा पाएँ। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के मीडिया का कि वो पूरी बात को समझाता कम है, चिल्लाता ज़्यादा है और उससे बात ही समझ में नहीं आती है लोगों की कि बात क्या है। और पहले से तय करके बैठता है कि हमें ये लाइन लेनी है और फिर उस लाइन के इर्द गिर्द लोगों को बुलाता है, बैठाता है, उसमें आप जैसे लोग फंस जाते हैं और कुछ हैदरी और कुछ कादरी और कुछ मुफ्ती और कुछ शबनम और शबाना टाइप के लोग आ जाते हैं जिनका एजेंडा ही कुछ होता है। तो आज आपने अपने देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं बेसिकली एक राइटर हूँ और मेरा पहला धर्म एक कलम है, ठीक है। टेलीविज़न इज़ इंसिडेंटल और आपने सही कहा कि वहाँ पे ऐसा मौका नहीं मिलता है और जिस टेम्पो और टोन में बात होती है हम लोग को भी कभी कभी चिल्लाना पड़ता है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैंने एक नया धंधा ढूंढ लिया है। मैं 42 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया और मेरा यही पैशन है। उस समय मैं ये भी नहीं जानता था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद मैंने 5 किताबें लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं अपने तजुर्बे से, मैं अपने अध्ययन से आपको मैं बता रहा हूँ। वक्त कम है, नहीं तो मैं आपको खुलासा कर देता कि ये कश्मीर में कौन कौन सी ताकतें सक्रिय हैं। और मैं आपको ये भी प्रूव करके मैं आपको बता दूंगा कि सन 47 से लेके आज तक हिंदुस्तान ने कभी कश्मीर की नीति नहीं बनाई, क्योंकि उसको आज़ादी ही नहीं थी बनाने के लिए। हालात कुछ ऐसे थे, अंतर्राष्ट्रीय हालात, कि जो पावर्स दैट बी हैं इन द इंटरनेशनल एरेना, उनका हमको सुनना पड़ता था। वो हमसे कुछ एक्सट्रैक्ट करते थे और तब ये फिर अब्दुल्ला और मुफ्ती और ये हुर्रियत वाले चौड़े होके एक दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में उनके सह पे बनाया हुआ था। लेकिन जियोपॉलिटिकल हालात जिस तरह से बदले, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वही ताकतों को अब हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। और इसके पहले कि एक बहुत बड़ा बदलाव आए कश्मीर में, ये आप इस तरह की इंसिडेंट्स आप देखोगे फैब्रिकेट किए जाएंगे और इस तरह की वारदातें बहुत होंगी। सिंह साहब, आपने तमाम बातें कहीं और कठुआ के बारे में ख़ास तौर से जो आपने चीज़ों को कनेक्ट किया, दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव और गुजरात के चुनाव और दलित मुस्लिम राजनीति, और आज 7 लाख लोगों की एक रैली आप ही के प्रदेश में हुई है और उस रैली का नाम है दीन बचाओ देश बचाओ। अब दीन बचाने के नाम पे 7 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे आपने एक्सटर्नल तारों को भी जोड़ा। मैं समझता हूँ कि बहुत चीज़ें भी हैं और आपसे जब भी मैं बात करता हूँ तो कुछ नए डायमेंशंस मिलते हैं, कुछ नए नैरेटिव मिलते हैं, कुछ नए एंगल मिलते हैं और हम आपसे लगातार इन विषय पे बात करते रहेंगे। आज भी आपने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं कि ये होने वाला है और मुझे उम्मीद है और मुझे लगता भी है, डाउट भी है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उनका जल्दी खुलासा हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगा, ये नैरेटिव बदलेगा और ये मीडिया भी फिर वही चाल बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।